दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। आज़ादी के बाद समाज के दुर्बल वर्गों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समाज के दूसरे वर्गों के बराबर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। समय के साथ यह भी महसूस किया गया कि समाज में कुछ दूसरे वर्ग भी विद्यमान हैं जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं और इन्हें भी आरक्षण की आवश्यकता है ताकि इनके जीवन स्तर में भी बेहतरी की जा सके। इसलिए 1990 में उन्हें भी आरक्षण दिया गया। लेकिन 1990 के दशक के बाद इस ओबीसी वर्ग में, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में, जिन्हें 1990 में आरक्षण दिया गया था, अलग अलग राज्य के अलग अलग वर्गों ने, समुदायों ने इस वर्ग में शामिल होने के लिए आंदोलन किए हैं। इसी प्रकार का एक आंदोलन 1990 के दशक से ही महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसे हम मराठा आंदोलन के नाम से जानते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन, जो इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा मराठा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट निर्णय और राज्य सरकार के कदम। हम देखेंगे कि हाल ही में ये किस प्रकार से चर्चा में आ गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। उसके बाद हम 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस निर्णय को जानेंगे जो महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। इसलिए हमारे लिए यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के साथ साथ कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वस्तुतः निष्कर्ष क्या थे। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को क्यों रद्द कर दिया था, उसके कारण क्या थे, और हाल ही की स्थिति महाराष्ट्र राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर क्या है, इस पर बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह खबर कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है मराठा कोटा प्रोटेस्ट हीट्स अप, वोट एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट हैव रूल्ड ऑन इट, व्हाट स्टेप्स स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग। मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, ये गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर किस प्रकार की रूलिंग दी है और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार इस पर किस तरह के कदम उठा रही है। हाल ही में एक एक्टिविस्ट कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल द्वारा आमरण अनशन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के किया गया है और वो वर्तमान में चल रहा है। उसके कारण ही राज्य सरकार ने विशेष तौर पर से, आप जानते हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 33% जो पॉपुलेशन है वो मराठा पॉपुलेशन है। और इसी आंदोलन को, आमरण अनशन को ध्यान में रखते हुए और इससे जुड़े हुए हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को, मराठा आरक्षण के लिए जो वो केस लड़ रही है, उस पर कानूनी सलाह के लिए एक पैनल गठित करेगी। 3 पूर्व न्यायाधीशों का यह पैनल गठित किया जाएगा जो वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, मराठा आरक्षण के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को कैंसिल कर दिया था महाराष्ट्र में आरक्षण को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लड़ा जाएगा। उस पर कानूनी सलाह के लिए एक 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक पैनल गठित करेगी। मराठा आरक्षण की जो डिमांड है वो नई नहीं है, बल्कि वो बहुत पुरानी है। 32 साल से ये डिमांड चल रही है और सबसे पहले मथाड़ी लेबर यूनियन के अन्ना साहेब पाटिल ने बॉम्बे में इसको लेकर के महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया था। इन सब कारणों से ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय क्या था। दरअसल नवंबर 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने का एक विधेयक पास कर दिया था और इसमें शिक्षा और नौकरी में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद ये पूरा मुद्दा हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में इस पूरे मुद्दे को चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने इस पर जून 2019 में निर्णय दिया और इसने कहा कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अधिनियम जो 2018 का है, ये संवैधानिक वैधता इसकी बरकरार रखी। इसकी संवैधानिक वैधता को ही चुनौती दी गई थी, क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के
50% सीमा निर्धारित की हुई है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मराठा आरक्षण ने महाराष्ट्र में इस सीलिंग को क्रॉस कर लिया था। इसी के आधार पर इसको चुनौती दी गई थी, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक रूप से इसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि ये विशिष्ट परिस्थितियों में इस सीलिंग को क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो आरक्षण 16% दिया गया था, इसको घटा दिया। इसको कहा कि इसको समुचित नहीं माना जा सकता, इतने बड़े आरक्षण को इसको जस्टिफिएबल नहीं माना जा सकता। इसलिए हाई कोर्ट ने रूलिंग की कि शिक्षा में 12% आरक्षण होना चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए 13% आरक्षण होना चाहिए। और ये 12% और 13% का जो आरक्षण है, ये महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप ही था। यानी मोटे तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट का जो निर्णय रहा वो महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर रहा। और हाईकोर्ट ने रूलिंग देते हुए कहा कि यह बात सही है कि 50% की आरक्षण की सीमा को पार नहीं किया जा सकता सैद्धांतिक तौर पर, और अब तो संवैधानिक रूप में भी उसकी एक सीमा निर्धारित है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इस सीमा को पार किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वस्तुतः सिफारिशें क्या थी। वस्तुतः इसकी सिफारिशें जो आई थी वो नवंबर 2015 में एक रिपोर्ट आई थी और एक इसने विस्तृत अध्ययन किया था। महाराष्ट्र के 355 ऐसे तालुके जहां पर 50% कम से कम जनसंख्या मराठा समुदाय से संबंधित थी, वहां हर तालुके के 2 गांव का उन्होंने सर्वेक्षण किया और इस प्रकार से 45,000 परिवार इनके सर्वेक्षण के दायरे में आए। इसने अपनी रिपोर्ट 2015 में दी और ये माना कि मराठा समुदाय जो है वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन में आता है। इसने कुछ आंकड़े सामने रखा। उन्होंने कहा कि 76.86% जनसंख्या जो है मराठा समुदाय की वो कृषि और कृषि श्रम से जुड़ी हुई है। लगभग 70% जनसंख्या ऐसी है जो कच्चे घरों में बसर करती है। इसके अलावा 35 से 39% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास व्यक्तिगत नल जल कनेक्शन नहीं है। 35 से 39% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास व्यक्तिगत जल कनेक्शन है, यानी एक बहुत बड़ा छोटा प्रतिशत है ये भी अपने व्यक्तिगत नल जल कनेक्शन का। और इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में जो कुल किसान आत्महत्या है, उसमें मराठा किसानों द्वारा आत्महत्या का जो प्रतिशत है वो 23.56% है और ये आंकड़े वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की 88.81% महिलाएं ऐसी हैं जो न केवल घरेलू शारीरिक कार्य करती हैं बल्कि आजीविका के लिए भी शारीरिक श्रम वो करती हैं। मराठा समुदाय महाराष्ट्र में 13.42% निरक्षर है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय केवल 6.71% ही समुदाय के व्यक्ति स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और केवल 0.77% मराठा समुदाय के व्यक्ति ऐसे हैं जो टेक्निकली और प्रोफेशनली, तकनीकी रूप से और व्यावसायिक शिक्षा के दायरे में आते हैं। तो ये पूरी सिफारिश उन्होंने सामने रखी और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो निर्णय दिया वो 5 न्यायाधीशों की एक बेंच द्वारा निर्णय दिया गया मई 2021 में, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया इसमें इस आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इंदिरा साहनी निर्णय 1992 के अंतर्गत जो आरक्षण की 50% की सीलिंग लगाई हुई है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये महाराष्ट्र में अब आरक्षण, मराठा समुदाय को आरक्षण देने के बाद वो सीमा क्रॉस हो रही है, इसलिए उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। 1992 में जो निर्धारित सीमा थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये उस समय स्वैच्छिक थी, लेकिन अब ये संवैधानिक रूप से संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर चुकी है और मराठा आरक्षण के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को वैध ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा असाधारण परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नवंबर 2022 में
सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते होंगे कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जनवरी में कैबिनेट ने निर्णय कर दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण दिया जाएगा, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में ईडब्ल्यूएस के 10% के आरक्षण को वैध ठहराया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि मराठा समुदाय के, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के वे व्यक्ति जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पूरे समुदाय को महाराष्ट्र में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। और अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिव्यू याचिका खारिज होने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद जो रिव्यू पिटीशन डाली गई, जो 1 महीने के भीतर डाली जाती है पुनर्विचार के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा विचार करने के लिए, तो ये अप्रैल 2023 में ये रिव्यू याचिका भी खारिज हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय किया कि इस रिव्यू याचिका पर भी जो अंतिम रूप से विचार करने के लिए एक याचिका फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं, वो भी दाखिल करेंगे। और समुदाय के पिछड़ेपन के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए इन्होंने एक नया पैनल बनाने की भी बात कही। ये इसी वर्ष की बात है। हाल की स्थिति इसके अंतर्गत क्या है? हाल की स्थिति यह है कि अब 7 सितंबर 2023 को ये जो महाराष्ट्र में आमरण अनशन मनोज जारांगे पाटिल द्वारा शुरू किया गया है, और आप जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय लगभग 33% की जनसंख्या है, और निश्चित रूप से लोकसभा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी परिणाम को निर्धारित करने में। तो 7 सितंबर 2023 को राज्य सरकार द्वारा पैनल गठित किया गया है रिटायर्ड न्यायाधीश संदीप के शिंदे की अध्यक्षता में, जो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करेगा। और अध्ययन करने के अंतर्गत ये निजामशाही, जिस समय से महाराष्ट्र में निजामशाही उपस्थित थी, उस समय के भी दस्तावेजों को, उस समय के भी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करेगा ताकि उनकी ठीक ठीक पहचान की जा सके। महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय है वो मुख्यतः पीजेंट समुदाय, किसान समुदाय और लैंड ओनर्स समुदाय, भूमि से जुड़ा हुआ समुदाय है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसका पहली रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है हाल ही में, लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद ये हाल ही के निर्णय है। हमें यह भी देखना चाहिए कि राज्य में आरक्षण की वर्तमान में क्या स्थिति है, वो किस तरह से 50% आरक्षण की सीलिंग को क्रॉस करता है मराठा समुदाय। इसकी एक आरक्षण की स्थिति इसलिए देख लेते हैं। राज्य आरक्षण अधिनियम 2001 के बाद जो राज्य में कुल आरक्षण था वो 52% था। इस 52% में अनुसूचित जाति को 13%, जनजाति को 7%, ओबीसी 19%, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को 2%, इसी प्रकार से विमुक्त जाति 3%, घुमंतु जनजाति भी 2.5%। इस प्रकार से ये जो समुदाय, ये जो पूरा आरक्षण बैठता था, ये आरक्षण 52% बैठता था। जब 12 से 13% आरक्षण मराठा समुदाय को दिया गया, तो इसके बाद जो आरक्षण है वो 64 से 65% हो गया। और आप जानते हैं कि 64 से 65%, 50% की जो सीलिंग निर्धारित हुई है उसका बड़े स्तर पर उल्लंघन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया था। महाराष्ट्र में कई समुदाय ऐसे हैं जो आज भी, मराठा समुदाय ही ऐसा नहीं है जो आरक्षण की डिमांड कर रहा है, बल्कि लिंगायत समुदाय, मुस्लिम समुदाय और ढांगर समुदाय भी आरक्षण की डिमांड कर रहा है। तो ये सामान्य स्थिति थी हाईकोर्ट के निर्णय की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की और हालिया स्थिति की, जिस पर हमने चर्चा की। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रदान करने की अधिकतम सीमा कितने प्रतिशत तय की थी? आपके ऑप्शंस हैं 40%, 50%, 60% या 70%। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था किस सन में दी थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस व्यवस्था को किस सन में स्वीकार किया था? फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।